नमस्कार बच्चों, मेरा नाम कविता तिवारी है। मैं शासकीय हाई स्कूल बरखेड़ा नाथू में पदस्थ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 11 कार्य और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम वैज्ञानिक संदर्भ में कार्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, हम सबसे पहले कार्य के बारे में समझते हैं। हम सभी दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं और हम कहते हैं कि हमने आज बहुत काम किया, किंतु क्या आप जानते हैं कि वो कार्य की श्रेणी में आता है या नहीं? विज्ञान की दृष्टि से किस कार्य को कार्य कहा जाएगा और किस काम को कार्य नहीं कहा जाएगा, इसे हम समझते हैं। हम लोग प्रतिदिन कार्य शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले तथा विज्ञान की दृष्टि में उपयोग किए जाने वाले कार्य शब्द का अर्थ अलग अलग है। आइए कुछ उदाहरणों से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। माना कि कोई विद्यार्थी गणित के 50 प्रश्न हल करता है, तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि वह काफ़ी मेहनत कर रहा है, परंतु विज्ञान की दृष्टि से उसने कोई कार्य नहीं किया। आइए एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। माना कि एक व्यक्ति पूरे दिन एक बड़ा सा सूटकेस अपने सिर पर लेकर खड़ा है। कहने के लिए तो उसने बहुत काम किया, क्योंकि उसका वजन लेके वह खड़ा है तो श्रम तो हुआ, लेकिन विज्ञान की भाषा में उसने कोई कार्य नहीं किया। उपरोक्त सभी उदाहरण से हम यह कह सकते हैं कि किए गए काम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं माना जाता है। अतः विज्ञान की दृष्टि से कार्य की परिभाषा अलग है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए हम कुछ और उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण से देखते हैं। एक फुटबॉल को किक मारने पर वह ज़मीन पर कुछ दूरी तय करता है। अर्थात अगर हमने बॉल पर बल लगाया तो बॉल कुछ दूरी तक जाती है, मतलब उसमें विस्थापन हुआ। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ। इस उदाहरण में एक किताब को एक टेबल से उठाकर दूसरी टेबल पर रखा गया है। यहाँ किताब को ऊपर उठाने के लिए बल लगाया गया है और उस बल के कारण किताब टेबल तक पहुंची है। अर्थात यहाँ पर बल लगाने पर किताब का एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर पहुंचना ही कार्य है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ। इन सब उदाहरणों से हम कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना को समझेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए 2 शर्तों का होना अनिवार्य है। पहली, किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना, तथा दूसरा, वस्तु का विस्थापित होना, अर्थात वस्तु का बल के परिणाम के रूप में कुछ दूरी तय करना। यदि उपरोक्त दोनों शर्तों में से किसी एक के नहीं होने की स्थिति में वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं होगा। अभी तक हमने जितने उदाहरण देखे उसमें वस्तु पर बल लग रहा है और बल लगने से उस वस्तु में विस्थापन हो रहा है। अर्थात ये दोनों स्थितियाँ उनमें लागू हो रही हैं, तभी विज्ञान की दृष्टि से वहाँ कार्य का होना पाया जाएगा। अब हम देखते हैं कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। हमने अभी तक जितने उदाहरणों का अध्ययन किया उसमें हमने देखा जहाँ वस्तु पर बल लगाया और वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, वहाँ विज्ञान की दृष्टि में कार्य का होना नहीं माना गया। परंतु जिस वस्तु पर बल लगाया गया और वस्तु अपने स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर पहुँच गई, वहाँ कार्य का होना पाया गया। इससे हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए 2 शर्तों का होना अनिवार्य है। पहला, किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना,
तथा दूसरा वस्तु का विस्थापित होना, अर्थात वस्तु का बल के परिणाम के रूप में कुछ दूरी तय करना। ये उपरोक्त दोनों शर्तों में से किसी एक के नहीं होने की स्थिति में विज्ञान की दृष्टि से कार्य का नहीं होना होगा। अतः जब भी हम बोलेंगे या कहेंगे कि यहाँ कार्य हुआ, तो वहाँ उपरोक्त दोनों स्थितियों का होना अनिवार्य है। विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा। अभी हमने जितने उदाहरण देखे उसमें कहीं कार्य हुआ और कहीं कार्य नहीं हुआ। हमने ये देखा कि जहाँ वस्तु पर बल लगाया और वस्तु में विस्थापन हुआ, वहाँ विज्ञान की दृष्टि में कार्य हुआ। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जब कोई वस्तु बल लगाने के कारण विस्थापित होती है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ। जैसे यदि एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है, लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, मतलब कि ट्रॉली अपनी जगह से विस्थापित होकर दूसरी जगह पहुंच गई, इसलिए यहाँ कार्य किया गया। अब हम देखेंगे कि एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, माना कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है और माना कि वस्तु बल की दिशा में दूरी S तक विस्थापित हुई, तो हमने माना कि किया गया कार्य W है। तो ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। इस प्रकार किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। गणितीय भाषा में हम कह सकते हैं W बराबर F इंटू S। यहाँ W बराबर कार्य है, F बराबर बल है और S बराबर वस्तु में होने वाला विस्थापन। अतः कार्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए कार्य को अदिश राशि की श्रेणी में रखा जाता है। चूँकि कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अतः बल या विस्थापन किसी भी एक के शून्य होने पर किया गया कार्य शून्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम दोनों स्थितियों को देखेंगे। दोनों स्थिति मतलब जहाँ बल बराबर 0 हो या बल नहीं लगाया गया और विस्थापन हुआ या नहीं हुआ, या दूसरी स्थिति जिसमें विस्थापन 0 हो। आइए देखते हैं। स्थिति 1, जब बल 0 हो अर्थात F बराबर 0। हम जानते हैं कि किया गया कार्य W बराबर F गुणित S। यहाँ पर F का मान 0 रखने पर W बराबर 0, मतलब अगर किया गया कार्य 0 है, मतलब अगर लगाया गया बल 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। इसी प्रकार स्थिति 2, इसमें जब विस्थापन 0 हो अर्थात S बराबर 0, उस स्थिति में जब हम कार्य के सूत्र में S का मान 0 रखेंगे तो W बराबर 0 प्राप्त होगा। अतः दोनों ही स्थितियों में बल या विस्थापन किसी भी एक की अनुपस्थिति में कार्य
का होना नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कार्य शून्य होगा। अब हम देखते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है और इसे हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि भौतिक में सभी राशियों का एसआई मात्रक होता है। उसके अनुसार हम देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। दोनों के एसआई मात्रक जब हम कार्य के सूत्र में रखते हैं तो हमें कार्य का एसआई मात्रक मिल जाता है। हमें पता है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ हम बल का एसआई मात्रक और विस्थापन का एसआई मात्रक रख देंगे तो हमें बल तथा विस्थापन के एसआई मात्रा रखने पर हमें W बराबर न्यूटन मीटर प्राप्त होता है। अतः कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्य की इकाई न्यूटन मीटर या जूल होती है। 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर क्या है? हम जानते हैं कि 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर कार्य का एसआई मात्रक है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F 1 न्यूटन हो और उस बल के कारण वस्तु का विस्थापन S 1 मीटर हो तो किया गया कार्य W बराबर 1 न्यूटन मीटर होगा या इसे हम 1 जूल भी कह सकते हैं। इस प्रकार 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। जो हमने बल की परिभाषा देखी उस बल की परिभाषा के अनुसार ही हमने 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर की अवधारणा को स्पष्ट किया। अब हम ये देखेंगे कि कार्य सदिश राशि है या अदिश राशि। हम जानते हैं और हमने पिछली स्लाइड्स में ये देखा कि कार्य केवल परिणाम में प्रदर्शित होता है तथा इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अतः कार्य एक अदिश राशि होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? इस प्रश्न में जो विस्थापन है वो 5 मीटर है और उसको विस्थापित करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने जो पीछे कार्य का फॉर्मूला देखा W बराबर F इंटू S, इसका उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है बल F बराबर 10 न्यूटन और वस्तु का विस्थापन S बराबर 5 मीटर और यहाँ पर हमें वस्तु पर किया गया कार्य W ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि W बराबर F इंटू S। इस सूत्र में F और S का मान रखने पर हमें W बराबर 50 न्यूटन मीटर प्राप्त होता है। अतः वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल होगा। अब हम देखेंगे कि जो कार्य है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। सबसे पहले बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसमें हम धनात्मक कार्य के बारे में समझेंगे। धनात्मक कार्य जब वस्तु के विस्थापन की दिशा में बल लगा, धनात्मक कार्य जब वस्तु के विस्थापन की दिशा में बल लग रहा हो तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है।
इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि देखिए, इसमें एक बच्चा एक खिलौने वाली कार को विस्थापित कर रहा है और उसका विस्थापन उसी दिशा में है जिस दिशा में बल लग रहा है। इस स्थिति में किया गया कार्य लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ हमने देखा कि किया गया कार्य धनात्मक है। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है। यहाँ एक अन्य उदाहरण से, एक फुटबॉल जमीन पर एक दिशा में गतिमान है। उसी समय एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल को फुटबॉल की गति की दिशा में किक मारता है, जिससे फुटबॉल उसी दिशा में और आगे तक चली जाती है। अर्थात इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि किक लगाने पर बल जिस दिशा में लगाया गया, विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ। मतलब इस स्थिति में किया गया कार्य W बराबर F इंटू S और यहाँ भी किया गया कार्य धनात्मक होगा। इसके विपरीत अब हम देखेंगे कि ऋणात्मक कार्य कब और कैसे होता है। जब वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसे समझने के लिए हम एक और उदाहरण को देखते हैं। माना कि एक कार एक समान वेग से किसी दिशा में जा रही है और ड्राइवर उसे रोकने के लिए ब्रेक लगाता है, जिससे कुछ दूरी के बाद कार रुक जाती है। यहाँ ब्रेक के रूप में कार की गति को धीमा करने के लिए बल F लगाया जाता है। चूँकि बल F कार के विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जिससे कार रुक जाती है, अतः यहाँ किया गया कार्य W ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ हम जो बल W बराबर F इंटू S होता है, यहाँ हम बल माइनस F लेंगे या विस्थापन माइनस S लेंगे, तो हम कह सकते हैं W बराबर माइनस F इंटू S या W बराबर F इंटू माइनस S। इन सब स्थितियों को देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ किया गया कार्य ऋणात्मक है, तो हम यह कह सकते हैं कि जब लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में होगा तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और जब लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा तब किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। आइए कुछ स्थितियों का अध्ययन करते हैं जिसमें किया गया कार्य शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक होगा। यहाँ हमने 3 स्थितियों को लिया है। पहली स्थिति जिसमें बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है। पहली स्थिति में चित्र के अनुसार देखने पर हम ये कह सकते हैं कि यदि लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है। दूसरी स्थिति में चित्र के अनुसार यदि लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। इसी प्रकार तीसरी स्थिति देखिए, इसमें बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इसलिए यदि लगने वाले बल तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। आइए एक उदाहरण का अवलोकन करते हैं। किसी वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है,
तो किए गए कार्य की गणना करें। हल। प्रश्न के अनुसार यहाँ दिया गया है बल F बराबर 20 न्यूटन तथा विस्थापन S बराबर 10 मीटर। अतः किया गया कार्य W बराबर हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किया गया कार्य W बराबर F इंटू S। इस समीकरण में F और S का मान रखने पर W बराबर F हमारा है 20 न्यूटन और S हमारा है 10 मीटर। तो W बराबर 20 न्यूटन इंटू 10 मीटर, तो कार्य बराबर 200 न्यूटन मीटर या 200 जूल होगा। देखिए, एक वस्तु पूर्व दिशा में समान वेग से जा रही है तथा पश्चिम दिशा में एक 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण 10 मीटर के बाद वस्तु रुक जाती है। किए गए कार्य की गणना करें। देखिए, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जो बल लगाया जा रहा है वो गति की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ बल ऋणात्मक होगा। देखिए, दिया गया बल F बराबर -15 न्यूटन। चूँकि यहाँ बल विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, अतः बल को ऋणात्मक लिया गया है। यहाँ हमारा विस्थापन 10 मीटर है। तो कार्य की गणना करने के लिए हम सूत्र में बल और विस्थापन का मान रख देंगे। तो W बराबर हमें -150 न्यूटन मीटर प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ किया गया कार्य ऋणात्मक है, क्योंकि वस्तु के विस्थापन की दिशा तथा लगाए गए बल की दिशा परस्पर विपरीत है। आइए अब हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यदि कार्य किया जाए तो क्या होगा? उत्तर, जब कभी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा वस्तु के वजन और जिस माध्यम के द्वारा वस्तु को उठाया जाता है उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी के गुणनफल के समान होता है। किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य बराबर वस्तु का वजन गुणित ऊर्ध्वाधर दूरी। यहाँ W बराबर m गुणित g गुणित h होगा। इस सूत्र में W बराबर किया गया कार्य है और m बराबर वस्तु का द्रव्यमान है तथा g बराबर गुरुत्वीय त्वरण और h बराबर ऊंचाई है जहाँ तक वस्तु को उठाया गया। एक अन्य उदाहरण से हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यदि कार्य किया जाए तो क्या होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कार्यालय या घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत गतिशील होता है। अब इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इन्हें हल करने का प्रयास करिए। प्रश्न, एक आदमी एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक भारी सामान ले जा रहा है, लेकिन फिर भी विज्ञान के अनुसार उसका काम शून्य है। क्या आप इसका सही कारण बता सकते हैं? देखिए, इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला, बल सामान के विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा है। दूसरा, बल सामान के विस्थापन की
दिशा में लंबवत कार्य कर रहा है। तीसरा, बल सामान के विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य कर रहा है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्या आप इसका सही उत्तर ढूंढ पाए? आइए हम इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर है बी, बल सामान के विस्थापन की दिशा में लंबवत कार्य कर रहा है। इसके लिए हमने आपको 3 स्थितियां बताई थी। यहाँ पर पहली स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ बल विस्थापन के लंबवत कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ किया गया कार्य 0 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक धावक चलते समय विपरीत दिशा से एक हवा का सामना कर रहा है। धावक पर पवन द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा? बच्चों, इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला 0, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक और चौथा अनंत। क्या आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों है? इसके लिए हमने 3 स्थितियों को देखा था। इसमें से इस प्रश्न में तीसरी स्थिति देखिए। इसमें बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। हमारे प्रश्न में धावक जिस दिशा में दौड़ रहा है उसके विपरीत हवा का सामना उसे करना पड़ रहा है। तो यहाँ तीसरी स्थिति के अनुसार लगने वाले बल तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका उत्तर सही उत्तर ऋणात्मक होगा। धन्यवाद।